हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकबेंचर्स। लास्ट हमने आरसीसी के करीब लास्ट में हमने किया था, शायद लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का पार्ट कर लिया था। अब उसके बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ताकि आपको ये पता लगे कि जो स्ट्रेस की जो वैल्यूज आती है, स्ट्रेस डायग्राम से जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती है 0.36 एफसी के बीन टू एक्सयू, इस चीज का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं कि हम जब भी स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो जो उसके अंदर कंप्रेसिव जो फोर्स होता है वो कहां दिखाया जाता है, ऑलवेज रेक्टेंगुलर पार्ट में दिखाया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम स्ट्रेस डायग्राम का एनालिसिस देखने वाले हैं। देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद हम चलते हैं, देखना ध्यान से, स्ट्रेस डायग्राम के एनालिसिस पर। मान लो ये आपको एक बी इंटू डी का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। अब हम टोटल डेप्थ कहीं भी नहीं दिखाएंगे, हम वहां पर क्या दिखाएंगे, ओनली इफेक्टिव डेप्थ दिखाएंगे। ये लो आपकी इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज द विड्थ ऑफ सेक्शन। मान लिया यहां पर कोई न्यूट्रल एक्सिस एग्जिस्ट कर रही थी, मान लिया यहां पर कुछ न्यूट्रल एक्सिस एग्जिस्ट कर रही थी। यहां से हम इस पे दो डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेन डायग्राम एंड सेकंड वन इज द स्ट्रेस डायग्राम। देखना ध्यान से, इसका जब स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेन डायग्राम पर यहां पर परमिसिबल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी थी, 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, और यहां पर जो परमिसिबल स्ट्रेन की वैल्यू थी 0.0035। क्लियर है। अब यहां पर मिड में यहां पर कोई पॉइंट होता था और यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू थी 0.002। क्लियर है। यहां से यहां तक की डेप्थ को हमने दिखा दिया एक्स यू से, यहां से यहां तक की डेप्थ को किससे दिखा दिया, एक्स यू से। दैट इज द अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसके कोरिस्पोंडिंग अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्रेस डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन के आता है, और जिसका हमें एनालिसिस भी करना है। देखना ध्यान से, यहां से यहां तक का पार्ट क्या होता है, पैराबोलिक, और उसके बाद ये क्या कर दिया जाता है, रेक्टेंगुलर बना दिया जाता है। ये आपका इस डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स है, दैट इज T is equals to 0.87 FY into AST। क्लियर है। यहां पर अगर स्ट्रेस की वैल्यू बताएंगे दैट इज 0.45 FCK। अब देखो ध्यान से, इसको एक ट्राइंगल को नाम देते हैं हम यहां पर, दैट इज हम इसको नाम दे देते हैं O A B C एंड D। क्लियर है। पहले हम स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं। देखो यहां पर लिख रहा हूं, फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम, फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम से क्या आ रहा है, देखना, अगर ओ ए बी ये जो डेप्थ है, देखना ध्यान से, ये एक्स यू है। हम यहां से ये निकाल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर डेप्थ कितनी होगी, मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक डायग्राम की डेप्थ कितनी होगी और पैराबोलिक डायग्राम की डेप्थ कितनी होगी। क्लियर है। तो देखना ध्यान से, स्ट्रेन डायग्राम से जब हम निकालेंगे तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन से, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। क्लियर है तक। अब इसके बाद देखना, OAB एंड OCD में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि जो हम सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या, OA अपॉन 0.002 इज इक्वल्स टू OC अपॉन 0.0035। यहां से अगर हम निकालेंगे दैट इज OA क्या आ जाएगा आपके पास यहां पर, OA इक्वल्स टू OC इंटू 0.002 अपॉन 0.0035। क्लियर है। हम इसको देखना ध्यान से, OC क्या है,
ओसी क्या है आपकी एक्स यू, तो यहाँ पर हम ओसी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स यू से। तो यहाँ पर जब हम इसको इसको कट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4/7 एक्स यू। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ओ ए। और ओ ए क्या है, डेप्थ ऑफ पैराबोलिक पार्ट या डेप्थ ऑफ पैराबोलिक सेक्शन या डेप्थ ऑफ पैराबोलिक ब्लॉक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये किसकी डेप्थ आ गई, डेप्थ ऑफ पैराबोलिक ब्लॉक, डेप्थ ऑफ पैराबोलिक ब्लॉक। क्लियर है। अब इसके बाद यहां तक आपका एक पार्ट हो चुका। अब इसके बाद अगर हमें यहां पर ये चाहिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक की डेप्थ कितनी होगी, देखना रेक्टेंगुलर ब्लॉक की डेप्थ कितनी होगी। तो देखो रेक्टेंगुलर ब्लॉक कितना हो गया, ये वाला पार्ट मतलब एसी वाला पार्ट, क्या हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर OC इज इक्वल्स टू OA प्लस AC। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। ये डेप्थ ऑफ पैराबोलिक, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो AC इज इक्वल्स टू OC माइनस OA। और OC की वैल्यू कितनी है, OC की वैल्यू देखोगे तो आपके पास क्या दिख रही है, XU। और OA की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4/7 XU। एलसीएम लेके निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3/7 XU। तो मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/7 XU। और इसको हम क्या बता सकते हैं, दैट इज द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, दैट इज 3/7 XU। और व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पैराबोलिक ब्लॉक, दैट इज 4/7 XU। अगर आपके पास XU की वैल्यू दे देगा तो यहां से आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब देखना इसके बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रेस डायग्राम के एनालिसिस की। तो देखना स्ट्रेस डायग्राम के एनालिसिस में यहां से हम स्ट्रेस डायग्राम का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखना स्ट्रेस डायग्राम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें एक फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है, या तो फोर्स के बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं, या तो हमारे पास, मैं तीनों फॉर्मूले यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ फोर्स डायग्राम हो तो उससे हम टोटल फोर्स का पता लगा सकते हैं कितना है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू कोरस्पॉन्डिंग विड्थ ऑफ सेक्शन। हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग विड्थ होनी चाहिए सेक्शन की, कोरस्पॉन्डिंग विड्थ ऑफ सेक्शन। ये भी निकाल सकते हैं। या हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ बीम, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो देखना यहां पर हम जो फॉर्मूला काम में लेने वाले हैं, देखो एवरेज स्ट्रेस का जो पार्ट है वो आपके कहां काम आता है, एवरेज स्ट्रेस वाला फॉर्मूला आपके पास यहां पर कहां काम आएगा, जहां पर स्ट्रेस डायग्राम आपको क्या दे रखा हो, लीनियर दे रखा हो, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो। बट अगर जनरलाइज अगर फॉर्मूले की बात करें, जो हम फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे वो फॉर्मूला होगा ये एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू कोरस्पॉन्डिंग विड्थ ऑफ सेक्शन। जहां भी हमें नीड होगी फोर्स निकालने की, वहां हम इसी से निकालेंगे। तो देखना यहां पर ये फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं। तो देखो कंप्रेशन फोर्स निकालने के लिए कंप्रेशन जो फोर्स है वो देखना ध्यान से, एक तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं क्योंकि 2 अलग अलग शेप दे रखी है। तो एक तो ये शेप हो गई और एक ये शेप हो गई। तो देखना फर्स्ट वन हम इसको एनालिसिस करते हैं, मान लेते हैं ये कंप्रेशन फोर्स इसकी सीजी पर यहां पर कुछ एक्ट कर रहा है, दैट इज C1। क्लियर है। और यहां से जो निकलने वाला कंप्रेशन फोर्स है वो कुछ यहां एक्ट कर रहा है, दैट इज C2। तो देखना C1 फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो हेडिंग लगा रहे हैं यहां पर, क्या निकाल रहे हैं हम, कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स C1 इक्वल्स टू, देखो क्या था फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू कोरस्पॉन्डिंग विड्थ ऑफ सेक्शन। तो देखो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, इसका एरिया और इसके कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन की विड्थ देखोगे तो कितनी दिख रही है आपको, B। तो देखना ध्यान से, एरिया कितना है स्ट्रेस डायग्राम का, ये मल्टीप्लाई बाय दिस, और ये डेप्थ कितनी है यहां पर अभी हम निकाल के भी आए हैं,
ये डेप्थ कितनी आ रही थी, ये डेप्थ थी डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, दैट इज 3/7 x क्यूब, और ये डेप्थ थी आपकी 4/7 x क्यूब। तो एरिया निकाल देते हैं, देखो ध्यान से, 0.45 FCK मल्टीप्लाई बाई 3/7 x क्यूब, 0.45 FCK इंटू 3/7 x क्यूब। यहां तक तो हमारे पास क्या मिल गया, एरिया ऑफ स्ट्रेच डायग्राम, इनटू इसके कोरस्पोंडिंग अगर विड्थ देखेंगे तो हमें यहाँ पर विड्थ क्या दिख रही है सेक्शन की, इनटू बी। तो यहां से हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर हमारे पास देखना, इसका एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है, ये C1 फोर्स हो गया। अब मैं बात करता हूं C2 फोर्स की, या C1 फोर्स हो गया, हाँ चलो C2 फोर्स की बात करते हैं। देखना ध्यान से, इसका रिजल्ट लिख देंगे अभी हम। C2 फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, पहले ये समझ लेते हैं। C2 फोर्स कितना दिख रहा है, एरिया ऑफ स्ट्रेच डायग्राम इनटू कोरस्पोंडिंग विड्थ B। तो देखो एरिया ऑफ स्ट्रेच डायग्राम, हमारे पास इस केस में जो डायग्राम बन के आ रहा है वो कुछ ऐसा डायग्राम बन के आ रहा है। अब इसको हम और थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। ये कुछ डायग्राम है वो पैराबोलिक वाला कुछ ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा कौन सा पार्ट बन के आ रहा है, इसके अंदर अगर मैं इसको हैच करूं तो मेरा ये वाला पार्ट है वो बन के इतना इतना पार्ट काम का है। क्लियर है, यहां इस पार्ट का एरिया क्या होता है, इस पार्ट का जो एरिया होता है वो लिया जाता है 2/3 टाइम्स ऑफ, ये विड्थ है इसकी और ये इसकी हाइट है। तो देखना 2/3 टाइम्स ऑफ BH। क्लियर है, तो एरिया कितना हो गया इसका, 2/3 टाइम्स ऑफ BH। तो देखना यहां पर लिखते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ B। अब देखो इस डायग्राम को इससे कंपेयर करेंगे तो यहां पर B इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, B की जगह हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.45 FCK, और H की जगह जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 4/7 x क्यूब। मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4/7 x क्यूब। क्लियर है, तो यहां पर 2/3 इंटू 0.45 FCK इंटू 4/7 x क्यूब, ये तो हमारे पास इसका एरिया हो गया। और एरिया होने के बाद में कोरस्पोंडिंग विड्थ कितनी है, B है, कोरस्पोंडिंग विड्थ ऑफ सेक्शन। तो देखना ध्यान से, यहां पर हमारे पास इनके दोनों के दो अलग अलग रिजल्ट बन के आ जाएंगे। हो सकता है यहां तक बात समझ में आई। देखना ध्यान से, पहला हमने किसका निकाला, रेक्टेंगुलर पार्ट का, फिर हमने किसका निकाला, पैराबोलिक पार्ट का। जो यहां पर जो रेक्टेंगुलर पार्ट का निकाला है और यहां पर जो पैराबोलिक पार्ट का निकाला है, दोनों की अलग अलग सीजी होगी, दोनों अलग अलग जगह एक्ट कर रहे होंगे। तो हम इसके कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकालेंगे। तो देखना, जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे मल्टीप्लाई करके तो ये सॉल्यूशन आता है 0.1928। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0.45 FCK 3/7 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1928 FCK इंटू B इंटू x। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे, इसको इन वैल्यूज को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1714 FCK B इंटू x। ये आपके पास C1 और C2 फोर्स की आपकी वैल्यूज निकल के आ गई है। ये आपकी C1 फोर्स की वैल्यूज है और ये आपकी C2 फोर्स की वैल्यूज है। अब देखना ध्यान से, मान लिया ये फोर्स यहां से कुछ y1 डेप्थ पर एक्ट कर रहा था और ये फोर्स यहां से कुछ, देखना ध्यान से, यहां पे मार्क कर रहा हूं, यहां से कितने डेप्थ पर एक्ट कर रहा था, y2 डेप्थ पर एक्ट कर रहा था। हो सकता है यहां तक बात समझ में आ रही है ना। देखना, यहां से ये फोर्स, इसकी डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, y1 मान ली, और यहां से हमने क्या मान ली, y2 मान ली। तो हम y1 और y2 की वैल्यू निकालते हैं कंबाइंड सीजी निकालने के लिए। तो देखना y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 इक्वल्स टू ये डेप्थ है, रेक्टेंगुलर पार्ट है और इसके मिड में इसकी सीजी आती है, तो जितनी इसकी डेप्थ है उसका हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं y1 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ 3/7 x क्यूब। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/14 x क्यूब। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखना ध्यान से,
जब हम y2 की बात करेंगे तो पहले हमें ये पार्ट पता होना चाहिए, ये पार्ट में 3/7 एक्स ऐड हो जाएगा। तो पहले हम इस पार्ट की सीधी की बात करते हैं। तो देखना ध्यान से, इस पार्ट में जो सीजी होती है यहां पर, ये जो सीजी की डेप्थ होती है यहां से, ये होती है 3/8 टाइम्स ऑफ एच। ये कितनी होती है? 3/8 टाइम्स ऑफ एच। तो यहां पर जब हम y2 लिखेंगे तो देखना y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y2 इज इक्वल्स टू 3/8 टाइम्स ऑफ जो इसकी हाइट है प्लस 3/7 एक्स। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं 3/7 एक्स प्लस 3/8 टाइम्स ऑफ h कितना है? 4/7 एक्स। क्लियर है? तो देखना ध्यान से, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहां पर जब 3/7 प्लस 3/14 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9/14 एक्स। 9/14 एक्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो देखना ध्यान से, ये आपके पास y1 और y2 की वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना आ गया? टोटल कंप्रेसिव फोर्स C इज इक्वल्स टू, जो C कुछ देखना मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं इसी रेक्टेंगुलर पोर्शन में, कि ये जो C फोर्स है वो यही आएगा। और यहां क्यों आएगा इसका रीजन हम देखेंगे आगे। तो देखो C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, और जब C1 प्लस C2 को ऐड करोगे तो आपके पास C की जो वैल्यू बन के आएगी पॉइंट, देखना ये दोनों को ऐड करेंगे FC के B इंटू XU प्लस 0.1714 FC के B इंटू XU। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.3642 FC के B इंटू XU। क्लियर है? और जिसको कोड क्या बताता है, कोड आपको फाइनल रिजल्ट देता है, इसकी जो वैल्यू कंसीडर की जाती है 0.36 FC के B इंटू XU। ये आपका नेट कंप्रेसिव फोर्स होता है, जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता है इन केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। याद, ठीक है? तो देखना यहां पर हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, यहां पर क्या आएगी? दैट इज 0.36। विजिबल नहीं होगा, अभी हम इसको दूसरे से लिख देते हैं। 0.36 FC के B इंटू एक्स। ये आपकी इसकी वैल्यू होगी यहां पर, देखना कंप्रेसिव फोर्स की यहां पर। अब हमें यहां पर ये कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है वो निकालना है। मतलब यहां से हमें कमांड y बार निकालनी है कि ये कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा होगा। तो उसके लिए मैं इधर वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, देखना ध्यान से। देखो सीजी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीजी निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू, देखो तो सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड का आपने फॉर्मूला पढ़ भी रखा होगा, y बार इज इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। बट यहां पर हमारे पास एरिया अवेलेबल नहीं है, एरिया की जगह हमारे पास रिप्लेसमेंट में क्या है? फोर्स है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? c1 y1 प्लस C2 y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब देखना ये सब जो फॉर्मूले हैं ये मैकेनिक्स में आ चुके हैं आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। वैसे भी जब यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चलेगा तो उसमें सारा डिस्कस होगा। देखना ध्यान से, y बार इज इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू है 0.1928 FC के B इंटू XU इंटू y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू है आपके पास 3/14 XU प्लस C2 की वैल्यू कितनी है? 0.1714 FC के B इंटू XU इंटू इसकी वैल्यू कितनी है y2 की? 9/14 XU। क्लियर है? तो यहां पर
जो आपके डिवाइड में C1 प्लस C2 लिखा जाना था, और C1 प्लस C2 या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो, तो C1 प्लस C2 दोनों का कंबाइंड हो जाएगा 0.3642 FCK B इंटू XU। यहां तक हो गया। अब देखना ध्यान से, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे इस पार्ट को, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, जब इसका ये वाला पार्ट कॉमन दोनों में से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां पर जब आप इसका रिजल्ट लिखोगे तो ये आ जाएगा 0.4159 XU। ये आपकी y बार की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम टॉप से, टॉप कंप्रेशन फाइबर से कितनी डिस्टेंस पर, 0.4159 XU। इसको कोड ने क्या दिया, कोड ने इस डेटा को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया, दैट इज 0.42 XU। ये क्या है, एज पर IS 456-2000, इसको राउंड ऑफ करके लिखा गया है, एज पर IS 456-2000। सेम का सेम यहां भी लग जाएगा कॉन्सेप्ट। तो IS 456 के अकॉर्डिंग कंप्रेशन टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0.36 FCK इंटू XU, और कहां पर एक्ट कर रहा है, टॉप कंप्रेशन फाइबर से 0.42 XU डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी आपकी यहां पर लिख दो 0.42 XU। अब ये बात आती है, दिमाग में ये चल रहा होगा इतनी देर से कि ये जो मार्क किया था वो इस रेक्टेंगुलर पार्ट में क्यों किया। देखो ध्यान से, रेक्टेंगुलर जो पार्ट है उसकी डेप्थ कितनी थी, 3/7 XU, ठीक है, और 3/7 XU थी रेक्टेंगुलर पार्ट की डेप्थ। तो जब इसका न्यूमेरिकल मतलब इसको डेसिमल में लिखा जाता है तो कितना आ जाता है, 0.428 XU। इसका मतलब जो 0.428 XU है, मतलब डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट है, वो y बार से क्या है, ज्यादा है। इसीलिए जब भी हम डिनोट करेंगे तो हम किस में डिनोट करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर पार्ट में ही डिनोट करेंगे। बात समझ में आ गई। आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत सब लोग गलती करते हैं इस चीज में कि जो डेप्थ ये जो मार्क करते हैं वो कहीं भी मार्क कर देते हैं, वो पैराबोला में भी जा रहा होता है, रेक्टेंगुलर में भी जा रहा होता है। इससे अच्छा हमें ध्यान रखना है कि हमेशा अब से हम जब भी मार्क करेंगे तो हम किस में मार्क करेंगे, रेक्टेंगुलर पार्ट में। तो हम ये लिख सकते हैं कि तो नोट में एक पॉइंट लिख सकते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन किसमें, रेक्टेंगुलर पार्ट, ऑलवेज एक्ट्स इन रेक्टेंगुलर पार्ट। या नेट कंप्रेसिव फोर्स इन केस ऑफ सिविली रेनफोर्स्ड बीम, वो ऑलवेज वो किसमें एक्ट करेगा, ऑलवेज एक्ट्स इन रेक्टेंगुलर पार्ट में ही एक्ट करेगा। यहां तक हमारे पास एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कंप्लीट होता है। तो देखो हम यहां पर जब हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, और ध्यान देना इसके बाद इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। जैसे टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स आपका निकल गया है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर लिख देता हूं इसको, टोटल कंप्रेसिव फोर्स C इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0.36 FCK B इंटू XU। अब यहां पर टेंशन फोर्स निकालते हैं, टोटल टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर रेनफोर्समेंट है, ये जो पार्ट का एरिया है, ये पार्ट का एरिया क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नेग्लेक्ट कर देंगे तो इधर ओनली और किसका एरिया कंसीडर होगा, रेनफोर्समेंट का। और जब रेनफोर्समेंट का एरिया कंसीडर होगा तो उस केस में क्या होगा, बस इतना इतना, ये जो रेनफोर्समेंट का एरिया है ये ही कंसीडर होगा, और इसकी सीधी कहां पर आएगी, इन्हीं के मिड में जो हमने मार्क कर रखी है, ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। तो देखना ध्यान से, तो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। और स्ट्रेस कितना है यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.87 FY। और एरिया ऑफ स्टील का नोटेशन पहले भी बताया था, एरिया ऑफ स्टील का नोटेशन क्या हो जाएगा, AST। यहां तक बात क्लियर। ये आपका हो गया टोटल कंप्रेशन फोर्स, ये आपका हो गया टोटल टेंशन फोर्स। अब बात आती है कि टोटल कंप्रेशन फोर्स और टोटल टेंशन फोर्स तो निकाल दी, तो अब हमारे पास हम सेकंड स्टेप की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या थी आपकी, कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हम सेकंड स्टेप का सॉल्यूशन कर रहे हैं।
कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब निकालेंगे, इसका नोटेशन क्या है, एक्स यू। इसको डिनोट किससे करेंगे, एक्स यू से। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो लिमिट स्टेट मेथड में, इन लिमिट स्टेट मेथड हम इसमें क्या करते हैं, टोटल कंप्रेशन फोर्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, टोटल कंप्रेशन फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल टेंशन फोर्स के, टोटल टेंशन फोर्स के। ये आपके वर्किंग स्ट्रेस में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखना, टोटल कंप्रेशन फोर्स और टोटल टेंशन फोर्स इक्वल होनी चाहिए। तो कंप्रेशन फोर्स कितना हो गया, देखो ध्यान से, 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल टू टेंशन फोर्स कितना हो गया, 0.87 FY इंटू AST। ये तो आपके पास डायरेक्ट, आपको ये याद रखना है, आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो, बार बार स्ट्रेस डायग्राम का एनालिसिस नहीं करोगे। अब यहां से अगर आपको XU की वैल्यू निकालनी है तो आप XU बराबर X इक्वल टू क्या करोगे, 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। अब देखो कोड में क्या दिया हुआ रहता है, कोड के पेज नंबर 92 पे आपको ये फॉर्मूला इस टर्म में दिया हुआ रहेगा, दोनों साइड क्या कर देता है, D से मल्टीप्लाई, और ये कोड ने जो फॉर्मूला दे रखा है XU बाई D का, वो आपका यहां से आता है। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, दैट इज अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस सेक्शन। और हम यहां पर उन्हीं के बिहाफ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, किस सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।